कुछ और रूल्स हैं। आप देखो गुणोत्तर श्रेणी, अभी तो समांतर श्रेणी देखें, आप देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होते हैं बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री सीरीज। ज्योमेट्री है ना जी, मैट्रिक सीरीज है, रिक सीरीज, ज्योमेट्री सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो होता है। इसमें कॉमन डिफरेंस था, अभी वाला में एस वाला में अरिथमेटिक सीरीज में, मतलब समांतर श्रेणी में क्या था, उसमें था कॉमन डिफरेंस था, और इसमें कॉमन रेशियो होता है ना, सार्वंतर अनुपात उसको कहते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, मान लीजिए अगर टर्म दिया रहेगा a प्लस ए आर, ऐसे दिया रहेगा, अगर टर्म दिया रहेगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस कर रहे हैं, कॉमा होगा, सब जोड़ कह रहे हैं हम अपने से, प्लस डॉट 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 ए आर के पावर एन होगा अंतिम पद, ऐसे अगर दिया रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह टर्म में दिया रहेगा तो इसी तरह a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद ही हो जाएगा, ये हो गया प्रथम पद हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये तो अंतिम पद हो गया, अंतिम पद, ठीक है ना। और एक होता है कॉमन रेशियो, जिसको कहते हैं आर, आर बराबर होता है कॉमन रेशियो, मतलब सार्वंतर अनुपात, सार्वंतर इसको बोलेंगे अनुपात। तो सार्वंतर अनुपात जो है वो हो गया आर, ठीक है, वो हो गया आर। तो सार्वंतर अनुपात को आर से डिनोट करते हैं, एक से बोल लिख दे रहे हैं, हाँ आर से डिनोट करते हैं। और इसका बराबर फॉर्मूला होता है कि पहला पद ना दूसरा पद अब बटा पहला पद, दूसरा पद बटा पहला पद। तो क्या होगा बाबू, दूसरा पद क्या है, क्या चीज, कॉमा है, सब में कॉमा है, ठीक ना। तो इस तरह फॉर्मूला होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे इसको लिख सकते हैं, और क्या, अगला पद बटा पिछला पद लिख सकते हैं ना, अगला पद बटा पिछला पद, माने आगे वाला जो टर्म है उसके पीछे वाला टर्म का अनुपात जो होगा वही होगा कॉमन डिफरेंस, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं। अगला पद माने अगला पद ई हुआ, पिछला पद ई हुआ, अगला पद ई इसके लिए, पिछला पद इसके लिए अगला पद ई, पिछला पद ई ना हुआ। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि ए आर बटा ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा आर, ठीक है। तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसमें भी हम लोग अगर अंतिम पद ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं तब मजा आएगा, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पिछले बार में एपी में क्या था, दोनों का अंतर क्या होता था, समान होता था, तो 4 में से 2 घटता 2 आता, यहाँ पे 8 में से 4 घट रहा है तो 4 आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं। इसको रेशियो निकालेंगे तो 2/4 अगर करेंगे, तो दूसरा पद ना पहले 4/2 अगर करेंगे तो इससे क्या आएगा 2, 8/4 करेंगे तब आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको रेशियो निकालना होता है। अगर इसी तरह दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर इसमें आर निकालना होगा तो क्या होगा, 4/2 करेंगे तो निकलेगा क्या 2 निकलेगा ना। तो उसी तरह देखिए आगे इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला एनवा पद अगर ज्ञात करना होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं बढ़िया। पहला फॉर्मूला इसके लिए क्या हो गया, अगर एनवा पद निकालना होगा, एनवा पद मतलब कि 5वां पद 8वां पद 10वां पद, यहां से रहेगा तो चौथा पद निकालना होता तो 16 होता। तो अगर एनवा पद निकालना होगा
तो उसके लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए टू द पावर ए आर के पावर n-1 nवां पद के लिए, है ना, कि ए आर n-1, जहां ए बराबर क्या है प्रथम पद, आर बराबर कॉमन रेशियो है, डिफरेंस लिख दिए, ओहो कॉमन रेशियो हो गया, और n बराबर क्या हुआ उतना वहां टर्म हो गया। दूसरा फॉर्मूला है n पदों का योगफल अगर पूछेगा, अगर n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का अगर योगफल पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एसएन, लिखे दिखेगा कि नहीं, तो इसके लिए एसएन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा 1 माइनस आर, ये हो जाता है कब, जब r इज लेस देन 1, जब r अगर 1 से छोटा होगा तब। लेकिन एक और फॉर्मूला आता है एस एन बराबर, इसके लिए फॉर्मूला था a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, कब, जब r इज ग्रेटर देन 1। दो फॉर्मूला होता है, मतलब अगर कोई माइनस में रहेगा तो उसको सही समझ रहे हो रोहित, तुम सही समझ रहे हो। अब इसी में एक ठो और देख लेते हैं, अनंत पदों का योग देख लेते हैं। इसमें तो लिमिटेड पद रहेगा तब इसके लिए योग हो गया। अब इधर अनंत पदों का योग देख लेते हैं। अनंत पदों का योग, अनंत पद का योग अगर रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस बराबर ए प्लस 1 माइनस आर, ये हो जाएगा अनंत पदों का योग, जहां r इज लेस देन 1, जहां पे r इज लेस देन 1, मतलब r जो होता है कॉमन रेशियो वो 1 से क्या होगा छोटा होना चाहिए। इसके बाद देखिए गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या था समांतर माध्य था ना, समांतर श्रेणी में समांतर माध्य, तो इसमें होगा गुणोत्तर माध्य। एक ये फॉर्मूला हो गया, अवधि हो गया गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला इसको डिनोट किया जाता है जी से, और जी बराबर रूट अंडर ए बी होता है, जी बराबर रूट अंडर ए बी। मैंने कोई 2 नंबर दिया है उसको है गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो रूट अंडर ए बी कर देंगे, ए बी कौन है? एक और फॉर्मूला लिखिएगा, इसमें लिखेगा समांतर माध्य गुने हरात्मक माध्य, समांतर माध्य गुने हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य के होल स्क्वायर। ये रिलेशन है, ये क्या है रिलेशन है। एक और टर्म लिखिएगा एगो कि ए एम इज लेस देन जी एम इज लेस देन एच एम, ए एम इज लेस देन जी एम इज लेस देन एच एम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एम है अरिथमेटिक मीन माध्य, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, 3 गो मीन हो नहीं, हाँ हरात्मक मान शायद हो सकता है, तो हार्मोनिक मीन होता है। तो ये जो होता है सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक माध्य होता है, उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है, ये रिलेशन हो गया तीनों का। इसमें देखो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य को गुना करेंगे तो गुणोत्तर माध्य के वर्ग बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप देखिए पहले हम एपी देखे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज, है ना,
तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज, इसमें जो टर्म दिए रहते हैं ए और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे होता है ना, जहाँ पे आर जो है कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है दूसरा पद बटे पहला पद, या फिर अगला पद बटे पिछला पद। जैसे यहाँ एक कॉमन रेशियो निकालना होता है, तो अगला पद ई हो गया, पिछला पद ई हो गया, तो ए आर बटा ए, और भाग देंगे तो बचेगा आर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर कहेगा कि एनवा पद दिया रहेगा, तो टी एन का अंतिम पद हमको ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए ए, और ए माने पहला पद गुने आर माने कॉमन रेशियो, और एन माइनस वन माने कैवा पद के निकालना जा रहा है टी एन, है ना। टी एन माना तो क्या होता है, अंतिम पद होता है। सर टीएन का मान दिया, अगर टी एन का मान दिया रहेगा तो एन के मान नहीं दिया रहेगा, अगर एन के मान दिया रहेगा तो टी एन का निकालना होगा, है कि नहीं। दोनों में से कोई, मतलब तीन गो इसमें टर्म है बाबू, एक है टी एन आर और एन, इसमें से दो को कौन दिल रहेगा तो निकलेगा तीसरा, है कि नहीं। एन पदों का योगफल कह रहा है कि अगर एन पदों का योगफल है, अगर 5 पदों का योगफल है, उस टर्म में रहेगा 10 पदों का योगफल कितना होगा, तो उसके लिए ए इंटू मैंने पहला पद इंटू 1 माइनस आर के पावर एन, और बटा जैसे ऊपर रहेगा वैसे नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि आर जो है 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा नहीं रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो सकता है कि नहीं, तो माइनस में आंसर आएगा, किसी संख्या का योग नहीं आएगा। तो यहाँ आर जो होना चाहिए 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, ताकि आसानी से घट जाए। लेकिन अगर आर बड़ा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, यानी आर अभी बड़ा रहेगा तभी नहीं घटेगा, समझ आ रहा है कि नहीं बात। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अनंत पदों का, अब ऐसी संख्या अनंत तक इनफाइनाइट तक दिल रहेगा, तो उसका योग क्या होगा, तो उसका योग होगा 1 बटे 1 माइनस आर होगा, जहां पे आर होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है। गुणोत्तर माध्य बराबर फॉर्मूला, उसको जी से डिनोट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला रूट अंडर ए बी होता है। अब एक रिलेशन है समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बटा 2, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है 2ab बटा ए प्लस बी, और गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी के होल स्क्वायर, रिलेशन में अगर दिया जाए। लेकिन गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, ओनली रूट अंडर ए बी, जहाँ पे जी यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य हो गया, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य हो गया, और ये हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य हो गया। ये अगर 2 नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर मान ली ए और बी दिया रहेगा, तो अगर एम निकालेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, उससे निकालेंगे तो छोटा वैल्यू ही आएगा, और सबसे छोटा हरात्मक माध्य का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया समाप्त। अगर बोल रहे हो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले लिए, आपको सीरीज दिया है 2 4 8 16 और 32 डॉट डॉट डॉट, यहाँ दिया रहेगा मान लीजिए 128 दिया रहेगा, अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कै पद होगा 28 तक जाएंगे अगर, तो कै पद होगा, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां पद होगा, ये 28 128 होगा कि नहीं होगा। इसके आगे वाला करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, और 64 दूना 128 होगा, वैसे नहीं हो रहा है, दुगना होते जा रहा है। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए, नहीं हमको पता है, झूठो मुठो। ठीक है, हमको बोलना है कि अंतिमवा पद दिया है, ये है एन के वैल्यू निकालना है, हमको एन के वैल्यू निकालना है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 128 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, एक को वैल्यू दिया कितना 2, आर का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि इसमें से इसको क्या होगा भागा देंगे, यानी 4 बटा 2 बराबर क्या होगा, आर का वैल्यू 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर एन, एन दिया है बाबू, नहीं दिया है, एन हमको ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 हो गया। चलो आगे देखते हैं, इस चीज को भाग देंगे तो कितना होगा 64, और 2 के पावर क्या हो जाएगा एन, अगुण 2 के पावर माइनस 1 होगा, 2 दूना 4, नहीं हो, ये न है, तो एक इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2 लिख सकते हैं, 2 से गुना होगा तो कितना होगा, फिर 128 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना होगा एन हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 के पावर 128 ना है बाबू, अब यहाँ पे क्या है 2 के पावर एन दिया हुआ है। अब इसको 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अब बराबर 2 के पावर 7 तो एन हुआ, 2 2 आधार समान है, तो एन बराबर क्या हुआ 7 हुआ, आंसर आया 7। समझ में आया बात, तो ऐसे ही करना है और क्या। कैसन लड़का हो यार तुम लोग।
कहाँ 2n की बोलो? 2n/2 जो थी वो ना सर। ई वाला। अरे बाबू उल्लू कहा दे बोलो तो। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 के पावर 2 और गुने 2 के पावर -1 यही ना किए थे। अभी पावर से नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस में ना हो जाता है पावर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर n गुने 1/2। तो वही तो 2 के पावर n और बटा 2 ऐसे ना लिखे हैं। आई वाला फिर ये वाला यहाँ गुना हो गया है इसे, तो 128 हो गया है। कितना इजी है, इतना दिन से पढ़ रहे हो पॉलिटेक्निक, 7-8 को चैप्टर खत्म होने वाला है, अब हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर क्या किए कि हमको n का वैल्यू निकालना है, तो 2 के इधर सोचे कि n आधार दोनों क्या कर दे, बराबर कर दे, तो फिर पावर भी समान हो जाएगा। तो फिर n बराबर 7 निकला। देखो 7 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एगो यहाँ 64 आएगा और 7वां 128 आएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसे निकालना होता है तो ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया है एसएन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एन बराबर क्या निकल बाबू, 7 दिया रहेगा, ये रहेगा ना। तो इसमें एसएन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। ये नीचे का लगा। तो अगर आर बराबर क्या दिया है, 2 दिया है ना, यानी 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा, क्योंकि आर बराबर 1 से बड़ा है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ एसएन बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए पहला क्या होगा 2 होगा, इंटू आर का वैल्यू कितना होगा 2, एन का वैल्यू कितना है 7 और -1 और बटा आर कितना है 2 और -1। हुआ, बैठा दिए इसी पे। आप देखो यहाँ पे 2 और 7 बार कितना होगा 128, 128 -1 127, 127 दूना 254। तो ऊपर कितना होगा, सीधे ऊपर 254 बटा 1। तो एसएन बराबर क्या निकला 254 आंसर आ गया, 254 आंसर आ गया। ये समझ में आया ना, 128 -1 127, 127 दूना 254 और नीचे 2 -1 इतना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सबके जोड़ोगे तो कितना होगा 254 आएगा। यहाँ से यहाँ 64 भी रहेगा अगर तब भी, तो क्या होगा 254 सबके जोड़ोगे तो आंसर आएगा। जोड़ के दिखा दें, 2 4 6 8 14, 14 और 6 14 और 6 20 और 2 22 और 4 26, 26 करो ना, 26 और 8 कितना होता है 14 का 4, 26 और 8 34 की 4, हाथी बचा 3, 3 1 4 और 4 3 2 5 और 5 6 11 और 2 14, 14 14 और 1 15, 15 की 5, हाथी बचा 1 1 और 1 2 2। जोड़ दिए सबके, तो उतना आया कि नहीं आया? तो उतना करने की जरूरी नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, बैठाएंगे, आंसर लाएंगे। यही सब आप लोग पूछते हो, जबकि इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी। पॉलिटेक्निक में टाइम बर्बादी हो जाएगा ना। फॉर्मूला धारो, रीट मारो, आंसर लाओ, ठीक ना। चलो आगे देख लेते हैं, सम विषम तथा द्विअंकीय संख्याओं से संबंधित ट्रिक्स। अब हम लोग ट्रिक्स जानेंगे, शॉर्ट टर्म में आंसर लाना। देखो कैसे क्या है, देखो यहाँ समझो, नीचे कोई नहीं लिखो, अब यहाँ सब देखो। यदि 3 लगातार सम या विषम संख्या दिया रहेगा, तो उस 3 लगातार संख्या क्या क्या रहेगा, x की जगह कुछ भी हो सकता है। x का अगर 2 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, ओके नहीं। तो हाँ 3 को अगर संख्या रहेगा तो हम लिख सकते हैं क्या x - 2 x + 2, 3 को संख्या ना हो जाएगा। मान लीजिए x की जगह अगर रहेगा, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लगातार 3 को सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो बोल रहा है कि लगातार सम या विषम संख्या, लगातार 3 सम या विषम संख्या। तो यहाँ तभी क्या है सम संख्या, लेकिन अगर यहाँ 3 रखते x की जगह था तो यहाँ 1 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता 5 हो जाता, तो लगातार विषम संख्या हो जाता, होता कि नहीं। तो अगर लगातार सम संख्या या विषम संख्या दिया हुआ रहेगा 3 को, यहाँ पे एक जगह 3 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके वर्गों का योगफल अगर एस दिया रहेगा, वर्गों का योगफल एस, तो वर्गों का योगफल इसको कर लेते हैं, तो कितना 1 और 9 10 और 25 कितना होगा 35। तो वर्गों का योगफल अगर इसका देखा जाए तो क्या होता है 35 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वर्गों का योगफल अगर एस दिया हो तो जो एक्स का वैल्यू होगा कि संख्या कौन रहेगा, देखना संख्या 3 ही आएगा देखना। तो संख्या क्या रहना चाहिए, तो देखो इसको कैलकुलेट कर देना है, तो क्या आते हैं एस बराबर कितना दे दिया 35,
रूट अंडर 35 और -8 और बटा 3 कैलकुलेट करो तो कितना होगा? 35 - 8 कितना होता है? 23 होता है, 27। तो रूट अंडर कितना होगा? 27 बटा 3 और 3 3 आए 9। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। तो संख्या कितना आया? 3 रखे थे कि नहीं? 3 देखा ट्रिक कि 3 संख्या अगर लगातार दिया रहे, सम हो या विषम रहे, है ना, और उनके वर्गों का योग दिया रहे, तो वर्गों का योग दिया है 35 एग्जाम्पल लिए तो उसका जो x का जो वैल्यू संख्या था वो कौन सा संख्या था? तो 3 था। तो कहेगा कि तीनों संख्या बताइए, तो तीनों संख्या मैंने क्या हो गया? तो 3 और अब यहाँ पे -2 है ना, तो ये तो 3 आ गया था, तो 3 - 2 1 आ गया, और 3 + 2 अभी है, तो 3 और +2 5 हुआ ना। तो कहेगा सबसे छोटी संख्या तो 1, सबसे बड़ी संख्या तो 5। संख्या कौन सी थी? 3 थी। समझ में आया बात? उसी तरह यहाँ पे है, अबरी 4 को अगर लगा रहेगा, अगर अबरी 4 को सम संख्या या विषम संख्या रहेगा, इस तरह रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? इनके वर्गों का योगफल अगर s दिया रहेगा तो इसका वैल्यू फार्मूला ये होगा, जैसे वो था ऐसे ही हो गया। अबरी 5 को रहेगा तो उसका फार्मूला ये होगा कि रूट अंडर s - 4 40 बटा 5। समझ में आया बात? ठीक यही तो है। चलिए, तो और कुछ और स्मरणीय तथ्य जो है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आपको कह देगा एग्जाम्पल समझे तब मजा